हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हिंदी में आज हम यहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे, बिल्कुल देसी भाषा में, अपने भाषा में। कोई भी प्रश्न आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से आप अपने तरीके से करोगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर के थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। यदि लास्ट तक देखते हैं बच्चों तो क्लियर आपको समझ में आएगा। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट में जाएं या कि हमारे शिव कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं, सारे क्वेश्चन देखें और तैयारी करें। शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, पहला प्रश्न है, समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कहीं पे मान लीजिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं। अब मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो उसके बारे में एक दैनिक समाचार में लिखना, वो हो जाता है समाचार लेखन। लेकिन उसका टोटल लाइव दिखाना, प्रसारण करना, टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से उनके आवाज़ों को सुनाना प्रस्तुति कहला जाता है। बस सिंपल है। समाचार लेखन का तात्पर्य है किसी भी घटना पर आसान भाषा में, बिल्कुल सहज भाषा में किसी भी पत्र में लिखना, वो समाचार लेखन कहला जाता है। वहीं पे जब प्रस्तुत की बात करते हैं बच्चों, तो किसी भी घटना को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से दिखाना या कि सुनाना, वो आपका प्रस्तुति हो जाता है। देखिए, समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुत में आपको कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर यह है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए होता है, वहीं रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको अपने भाषा में लिखोगे। जैसे क्वेश्चन क्या बना, समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। समाचार लेखन का तात्पर्य है किसी भी घटना या किसी भी समाचार को एक पत्र पे लिखना, जिसको हम केवल और केवल पढ़ सकते हैं, है ना, उसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, प्रस्तुति का मतलब है किसी घटना को किसी रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से सुनना या देखना, ठीक है। ये आपका प्रस्तुतिकरण कहलाता है, बस शाब्दिक रूप से। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 से 4 नंबर वाला तो क्वेश्चन है नहीं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए बच्चों, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। जनसंचार माध्यम क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई कार्यक्रम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ठीक है, और उस कार्यक्रम को आप अपने घर बैठे देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम के द्वारा उसको देख रहे हो। तो लोगों तक पहुंचाने वाला किसी भी मतलब सूचना का माध्यम, वो आपका जनसंचार माध्यम कहला जाता है। यानी आपके जैसे मान लीजिए किसी भी महान व्यक्ति के द्वारा कुछ अच्छी चीजें लिखी गई और उसको समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया, तो समाचार पत्र क्या हो गया, जनसंचार का माध्यम कहला गया। तो जनसंचार के माध्यम से लोग संदेश को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, मतलब किसी भी घटना पर आसानी से उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। देखो, जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव होता है। जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके। जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजी जाती है। अब आप कहोगे विशेषताएं कैसे लिखेंगे, तो आप 3 विशेषता अपनी भाषा में लिखेंगे। जैसे जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। जनसंचार एक बड़ा पैमाना है ना, पैमाना इसकी जो है बहुत बड़ा है, मतलब इस हाँ, पैमाना बड़ा का तात्पर्य है कि हर जगह का जो है सूचनाएं आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है। जनता के रुचि के अनुकूल होता है, ठीक है। और जनसंचार के द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये 2-3 आपको विशेषता आना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहां पर देखिए, जनसंचार माध्यम की दोष पूछा जाए या कमी या सीमाएं, वही चीज है। अब जनसंचार, जैसे आप किसी भी न्यूज को अखबार पत्र में देख लिए, मोबाइल पे देख लिए, तो आप उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहोगे, ये तो सिंपल है। यदि आपको मान लीजिए उससे मिलना होता, उसकी सूचना खबर आपको नहीं होती, तो आप जाते उससे डायरेक्ट मिलने। लेकिन उसको टेलीविजन के माध्यम से आपने देख लिया, अखबार पत्र से आपने उस घटना को समझ लिया, या उसको फोन से आपने वीडियो कॉल में देख लिया, तो जनसंचार हो गया, माध्यम हो गया। अब मतलब उससे आपकी संपर्क भी हो गई, तो आप मिलने नहीं जाओगे। तो इससे क्या होता है, मनुष्यों के साथ संपर्क टूट जाता है। इंटरनेट व टेलीविजन पर मनुष्यों के साथ अधिक समय व्यतीत होता है। मतलब जनसंचार माध्यम के दोष है कि जो हमारा समय काम में लगना चाहिए, आजकल देखिए पढ़ाई के साथ साथ लोग इंटरटेनमेंट करने में लगे हैं। फेसबुक रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, बच्चों के लिए नुकसान ही है, क्योंकि जब हमको पढ़ाई करना है वहाँ पे रील्स बना रहे हैं। ऐसे ही जब हमें क्या हो जाता है कि सोशल मीडिया का लत लग जाता है,
संचार माध्यम का लत लग जाता है तो आप इंटरनेट और टेलीविजन में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। अन्य व्यक्ति के साथ गुणवत्ता बिताने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मैंने बताया ना, मुख्य रूप से कारण यही है कि मनुष्यों के साथ संपर्क टूट जाता है। ज़्यादातर आप अपना समय टेलीविजन में गुजार देते हैं और लोगों से कम मिल पाते हैं। ये आज सबसे बड़ा फैक्ट है। पहले जब हम बहुत छोटे थे तो हर चौराहे पे ज़्यादा लोग बैठे मिलते थे, लेकिन आज वहीं पे आपको शाम को उतना ज़्यादा बैठे नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर में ही दुनिया की न्यूज़ अपने घर में टेलीविजन या मोबाइल से देख रहे हैं। जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार बताइए। जनसंचार माध्यम, ये तो सबको पता है कि जनसंचार है क्या, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, वो आपका कहलाता है जनसंचार के माध्यम। अब जनसंचार का माध्यम क्या हो सकता है? रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, सिनेमा, इंटरनेट, टेलीविजन। टीवी का ही माध्यम है टेलीविजन, ठीक है। प्रमुख प्रकार की बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्टकट में आप लिख लो। जनसंचार का माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, है ना, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, है ना, ये सब चीजें जनसंचार के प्रमुख प्रकार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख प्रकार है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया होती है। प्रिंट मीडिया इसलिए सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए इसको हम संजो कर रख भी सकते हैं, इसको पढ़ते हुए इसके बारे में सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, इसलिए प्रिंट मीडिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रिंट माध्यम क्या होता है बच्चों? मुख्य रूप से दो ही माध्यम होते हैं, एक प्रिंट और एक आपका इंटरनेट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब ये होता है किसी भी सूचना को लिखित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं। जैसे दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं, है ना, आप कई प्रकार से समाचार पत्र देखते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका, हर जगह द हिंदू, तो कई सारे पत्रिकाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं। तो प्रिंट माध्यम का मतलब है जिसके माध्यम से लिखित सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, वो आपका प्रिंट माध्यम कहलाता है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं देखिए। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं ये है कि भाई साहब, विस्तृत जो जानकारी है इसके माध्यम से दी जा सकती है, ठीक है, और साथ में इसमें भाषा और अनुशासित तथा शुद्ध होता है। जो भाषा होता है अनुशासित होता है और शुद्ध होता है, ठीक है। मैं अपने थोड़ा तरीके से बता रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं, ये जो इसमें भाषा लगाई जाती है अनुशासित एवं शुद्ध होता है तथा इनमें जो भी सूचना होते हैं स्थायित्व होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत माध्यम होता है। देखिए, मुद्रित माध्यम के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है, ठीक है, कि जो प्रिंट माध्यम होता है इसमें जो छपे हुए शब्द स्थायित्व होता है उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और पढ़ते समय उसको हम सोच भी सकते हैं, मतलब माइंड में। आप जैसे मान लीजिए टेलीविजन देख रहे हैं, किसी सूचना को देख रहे हैं, यानी न्यूज़ देख रहे हैं। जब आप न्यूज़ देखेंगे बच्चों तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, यदि सोचेंगे तो आगे का वो बोल जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप पढ़ते पढ़ते उसके बारे में सोच भी सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, प्रिंट माध्यम की प्रमुख यहाँ पे सीमाएं पूछ दिया गया। सीमाएं मतलब कमियाँ, दो चार कमियाँ तैयार कर लो, ठीक है। कौन कौन सी सीमाएं हैं? लिमिट है, मतलब इस सीमाओं का तात्पर्य ये है कि इस सीमा से बाहर वो मतलब बाहर ना जाए। जैसे मान लीजिए कोई सूचना आपको देता है तो कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब वो जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के आधार पर सूचना दे, या कि मान लीजिए कहीं पेपर लीक ही हो रहा है तो ऐसा गलत अफवाहें ना फैलाए, तो वो एक निश्चित नियम होता है। और कोई भी सूचना दे तो जैसे हमारा संविधान है, संविधान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में जो एक निश्चित दायरा है उसको उसकी अवमानना ना हो, मानी हानि संबंधित प्रेस की प्रभावित करने वाले अधिनियम जो है उससे प्रभावित ना हो, तो कई सारे हैं। देखिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्यों की सुरक्षा तथा लोक कल्याण संबंधित प्रेस अधिनियम, कि मतलब भारत में आप वही चीज न्यूज में दिखाओगे जो हमारे भारत देश को तोड़े ना, है ना। ऐसा ना हो कि आपके न्यूज से लोग भड़क जाएं, तो ऐसा न्यूज आपको नहीं दिखाना है। मतलब अखंडता पर चोट ना आए, राज्यों की सुरक्षा पर, लोक कल्याण पर, ऐसी चीजें आपको नहीं दिखाना है, उस अधिनियम का पालन करना है। न्यायालय की अवमानना और मानहानि से संबंधित प्रेस को प्रभावित करने वाले अधिनियम, शिष्टाचार और सदाचार के हित में प्रेस प्रभावित करने वाले अधिनियम, ये इनकी सीमाएं हैं कि इस सीमा के अंतर्गत आपको क्या करना है
है ना, प्रेस में लिखना है, प्रेस पर नियंत्रण रखने वाले अधिनियम को ध्यान में रखना है, प्रेस को संचालित करने वाले अधिनियम को, प्रेस सेवा संबंधित अधिनियम, मतलब ये इनकी सीमाएं हैं कि इस सीमा के अंतर्गत रहकर आपको क्या करना है, समाचार पत्र का लेखन करना है। डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन का अर्थ है किसी रिपोर्टर को या कार्य करने की अंतिम समय सीमा, कि भाई साहब आपको इस सूचना को 5 मिनट में देना है तो आपको डेडलाइन हो गया। ठीक है, कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि में के बाद वो छापता है वह अवधि ही उस समाचार की डेडलाइन कहला जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे डेडलाइन का तात्पर्य ये है बच्चों, अंतिम समय सीमा नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि आप इतने समय के अंदर ये न्यूज दिखाओगे, है ना, कि मान लीजिए कोई न्यूज है 24 घंटे के अंदर दिखाना है तो वो आपका डेडलाइन है। ये नहीं कि 5 दिन 6 दिन बाद दिखाओ, लेकिन आजकल के न्यूज वाले वैसे भी 10 दिन पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और चलाते रहते हैं, मैंने कई सारे न्यूज वालों को देखा। तो डेडलाइन का मतलब ये होता है कि किसी भी समाचार पत्र को जिस अवधि में छापना है वह अवधि उसका डेडलाइन अवधि कहलाता है। ठीक, रेडियो की प्रमुख विशेषताएं क्या है बताओ? रेडियो का सबसे बड़ा विशेषता तो ये है कि आप इसको कहीं भी ले जाकर के सुन सकते हो और सभी को लाभ मिल सकता है ना, मतलब जहां लाइट नहीं है वहां भी रेडियो काम करेगा। होता ना कि यदि लाइट नहीं है तो टेलीविजन नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं है, लेकिन रेडियो में सेल लगाओ काम करो। कितना बढ़िया, सबसे बेहतरीन। रेडियो मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है, श्रोताओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। इस पर संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं के लिए उपलब्ध है। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भक्ति, लोक तथा फिल्म संगीत रेडियो पर उपलब्ध संगीत के लोकप्रिय प्रकार है। अब विशेषता में सबसे बढ़िया हमारे भाषा में लिखो कि रेडियो की सबसे प्रमुख विशेषता है इसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से इसके माध्यम से हम संदेश को सुन पाते हैं, न्यूज सुन पाते हैं और ये सभी व्यक्तियों को लाभ दे पाता है, बस। ठीक है, दूसरा ये है कि इसका प्रमुख दोष ये होता है कि इसमें संक्षिप्त टिप्पणी रहता है, वर्णन नहीं रहता, ज़्यादा मात्रा में इसका वर्णन नहीं रहता। और दूसरा चीज़ ये होता है कि यदि मान लीजिए इसमें सिग्नल में अवरोध आ जाए तो नहीं चलेगा, जैसे कमरे में बंद करके आप रेडियो सुनो तो फिर नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ा अवरोध है। ठीक है, जैसे रेडियो का सबसे बड़ा दोष क्या है कि ये प्रस्तुति इसमें संक्षिप्त होती है, पूरा डिटेल्स विधिवत नहीं होता, संक्षिप्त में जानकारी दी जाती है। और दूसरी तरह ये कि ये पारदर्शी नहीं है, मतलब जो तरंगे आती है तो जैसे कमरे के अंदर आप इसको रख दोगे बच्चों तो फिर वहाँ पर रेडियो तरंगे नहीं पहुँच पाती। ठीक, ये इसकी दोष है। मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ, जरूरी नहीं कि जो लिखा है उसी में, आपको पूरा रिवीजन करके जाना फिर अपने भाषा में ही लिखना है, इसलिए भाई मेरे भाषा में समझो। उल्टा पिरामिड का शैली क्या तात्पर्य क्या है? उल्टा पिरामिड शैली का तात्पर्य क्या है? उल्टा पिरामिड शैली से तात्पर्य समाचार लेखन से है। समाचार को पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा, समाचार के आरंभ में उस विषय पर पूरी जानकारी दे दी जाती है, फिर घटते क्रम में धीरे धीरे अखबार को आगे बढ़ाते हुए अंत किया जाता है। उल्टा पिरामिड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई समाचार लेखन है, जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि बेरोजगार लोगों को 36,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब ये 36,000 नौकरी दी जाएगी, ये पता हो गया कि सरकार अब 36,000 नौकरी देगी। ठीक है, अब लेकिन उसके अंदर डिटेल में रहेगा और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वो खबर, मतलब पहले ही पूरी जानकारी दे दी जाती है, फिर उस जानकारी का अंत भी करेंगे लेकिन धीरे धीरे करके अंत तक। तो ये आपका हो जाता है उल्टा पिरामिड, मतलब पहले ही पूर्ण रूप से जानकारी दे दी गई, फिर बाद में धीरे धीरे करके जो समाचार है उसको खत्म किया जाता है, मतलब लिखते हुए समय समय पर उसको आप पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आगे, तो ऐसा लगे कि समाचार जो है इसका जो संदेश है वो खत्म हो रहा है, ये चीज हो जाता है। ठीक, रेडियो के समाचार लेखन की बुनियादी बातें लिखिए। रेडियो के समाचार लेखन की बुनियादी बातें, ये बुनियादी बातें क्या है? समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कापी साफ सुथरी और टाइप कापी हो, कापी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, पर्याप्त हाशिया छोड़ जाना चाहिए, मतलब अंकों के लिखने की सावधानी रखनी चाहिए। ये उतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, खत्म करो। ठीक है, आगे देखिए, ये शब्द है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये प्रश्न आप देख लो कि टेलीविजन खबरों विभिन्न चरण, फ्लैश है, ब्रेकिंग है, नहीं बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर है, फोन इन है, एंकर विजुअल है, एंकर वाइट है, लाइव है, एंकर पैकेज है, ये चरण है इनके। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या कहलाता है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या कहलाता है बच्चों? ब्रेकिंग न्यूज ऐसी बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाए। ब्रेकिंग न्यूज है, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड और भारत का मैच चल रहा है तो बोला गया भैया भारत ने अभी ब्रेकिंग न्यूज, तुरंत अपडेट आया है कि भारत ने 435 रन बना लिया, मान लीजिए, तो आपका क्या हो जाता है? ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, तुरंत। ठीक है, ताजा समाचार बना करके उसे कम समय में
घटना को प्रस्तुत करना ही आपका ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश कहलाता है। अगला प्रश्न है एंकर बाइट क्या है लिखिए। एंकर बाइट क्या है लिखिए। किसी घटना को सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के विषय में प्रदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों को कथन दिखाकर सुनाकर खबर को प्रमाणित करना। अब यहाँ पर यह हुआ कि जैसे मान लीजिए धोनी ने ऐलान किया भाई कि हम मैच से संन्यास ले रहे हैं, समझने की बात है। अब उस खबर को किसी एंकर के द्वारा बताया गया, रिपोर्टर के द्वारा बताया गया, फिर धोनी के वक्तव्य को भी सुनाया गया, तो आपका हो जाता है एंकर बाइट। समझ रहे हैं, मतलब किसी घटना का सूचना तो दे रहे हैं लेकिन उस घटना से संबंधित उसको हम दृश्य भी दिखा रहे हैं, उस घटना से संबंधित हम दृश्य भी दिखा रहे हैं कि भाई इसने ये बोला। जैसे मान लीजिए कहीं पे दंगा हुआ, उस दंगा को भी हम दिखाएं, उसमें पीड़ित व्यक्ति को भी दिखाएं, उसमें जो पुलिस कर्मी लगे उसको भी दिखाएं, है ना। सब कुछ दिखा करके हम जब दिखाएंगे न्यूज को यानी समाचार को, तो आपका एंकर बाइट कहलाएगा। मतलब उससे सूचना तो देंगे ही बोलकर भी, और साथ में उससे संबंधित आप एक वीडियो भी जारी कर दें, उनसे जो बोला जाए उनके दुख दर्द को भी सुनाए, तो आपका एंकर बाइट कहला जाता है। लाइव के बारे में क्या बताओ। जैसे कहीं पे मान लीजिए इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है और आप उसको डायरेक्ट देख पा रहे हैं, तो आपका वो लाइव हो जाता है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसी को प्रोडक्शन करें, है ना। चलिए, लाइव टेलीविजन का वास्तविक समय प्रसारित होने वाला एक टेलीविजन प्रोडक्शन है, जैसा कि वर्तमान में होता है। एक माध्यमिक अर्थ है इंटरनेट पर टेलीविजन स्ट्रीमिंग पर उल्लेख कर रहा है जब सामग्री प्रोग्रामिंग लगातार चलाई जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि जैसे हम आपको लाइव पढ़ाएं, कभी कभी लाइव आते हैं तो डायरेक्ट होता है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ये आपको दिखता है। कहीं भी मान लीजिए ओलंपिक गेम हो रहा है वो डायरेक्ट टीवी पे दिखता है, कहीं पे मान लीजिए हमारे नेताजी भाषण दे रहा हो डायरेक्ट टीवी पर दिखता है, तो वो हो जाता है बच्चों। हाई कोर्ट में देखो आप लोग, MP हाई कोर्ट डाल दो यूट्यूब पे, जज साहब वहाँ पे जो बोलते हैं वो तुरंत वो लाइव कहलाता है। रेडियो और टीवी की भाषा में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। भाई रेडियो और टीवी में कोई ना कोई सावधानी भी होनी चाहिए ना, कि ऐसे बोलते चलो नहीं। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि माध्यम जो सरल हो, एक अच्छा व्यक्ति भी, मतलब जो कमजोर पढ़ने लिखने में वो भी व्यक्ति समझ सके, ये समाचार में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्या, क्यों, अर्थात, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करके अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। मतलब कोई मुद्दा है तो उसमें क्या प्रश्न ना बनाए, क्यों ना बनाए, है ना। अर्थात लिख करके उसे बड़ा ना बनाए, मतलब सीमित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। अधिक लंबे तथा घुमावदार वाक्यों से बचना चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा वाक्य ना बनाए, ना उसे घुमाए ज्यादा, ठीक है। कर्मवाच्य की अपेक्षा कृतवाच्य पर, कृतवाच्य पर मतलब जो असली कथनी हो उस चीज पर फोकस करना चाहिए। संस्कृत निष्ठ शब्दों के स्थान पर बोलचाल शब्दों का प्रयोग, मतलब साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी आपका समाचार का माध्यम होता है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे समाचार पत्र हो, उसमें जो भी लिखा जाए बिल्कुल भाषा एकदम सरल होना चाहिए। उससे लंबे चौड़े ना बनाए, ना ही घुमावदार बनाए, मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये कहानी हम सत्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, सबसे विशेषता तो ये है कि बहुत कम समय में समाचार माध्यम को पहुंचाया जाता है। अब इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, कुछ कोई लिख दिए उसको भी दिखा दिया गया, और आजकल देखते हैं कि मान लीजिए कोई अधिकारी घूस लेते पकड़ा गया तो उसका वीडियो बन जाता है, तो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो समाचार जो इंटरनेट के माध्यम से हो, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीज से, है ना, इसमें हम संदेश साबित कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मतलब यदि गलत काम कर रहा है, उसकी वीडियोज बन जाए और उसको डायरेक्ट दिखा दो, तो आपका प्रत्यक्ष माध्यम हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से होती है। और इंटरनेट की प्रमुख विशेषता यही है भाई साहब, सीधा है कि कम समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसे जोड़ता है। देखिए, इसकी पहली विशेषता यह है कि सभी को एक साथ जोड़ना। इंटरनेट के माध्यम से आज एक व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ जाता है, जो अपनी बात या संदेश को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कर सकता है या पहुंचा सकता है। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संगठन में किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ सकता है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इंटरनेट की सीमाएं, यानी दोष बताओ। समय की बर्बादी, है ना, समय की बर्बादी का मतलब ये है कि आप न्यूज़ सुनने गए हैं लेकिन रील्स देखने लग गए, तो आपका समय बर्बाद हो जाता है। इंटरनेट, जो लोग इंटरनेट में अपने ऑफिस के काम के लिए, जानकारी के लिए उपयोग करते हैं, उनका समय भी बर्बाद होता है। इसका उपयोग समय के अनुसार करना चाहिए। इंटरनेट फ्री नहीं होता, उसके लिए पैसे भी लगते हैं। इंटरनेट की लत या स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ जाता है। लगातार आप
सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, लगातार आप मोबाइल चलाएंगे तो आपकी आंख में कमजोरी आ जाएगी। ईमेल की चोरी, आपकी डॉक्यूमेंट आजकल इंटरनेट में रहता है तो ईमेल की चोरी होने से आपका डॉक्यूमेंट भी चोरी हो जा सकता है। पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम से आपको फोटो लेकर के उसका गलत मिसयूज करके आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है। ये सब इंटरनेट के दोष है, सीमाएं हैं, कमियां हैं। इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पत्रकारिता जैसे आप मान लीजिए प्रिंट पत्रकारिता कहलाता है, जो आप एक कागज में लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन वहीं पे इंटरनेट के माध्यम से जब एक लोगों से दूसरे लोगों तक समाचार पत्र, लेखन सामग्री आदि ऑनलाइन के माध्यम से दी जाती है तो आपका इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। अब ये सब आपको अपने भाषा में लिखना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको समय लाश नहीं करना है कि नहीं भाई अभी तुम समय लाश करते रह जाओ, ऐसा नहीं। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है? जब भी आप लेखन लिखें तो शीर्षक अच्छा होना चाहिए, जो भी लिखे वो भाषा सरल होना चाहिए, है ना, जिससे पढ़ने पर एक बार व्यक्ति समझ जाए, है ना। किसी भी तार्किक चीजों को ध्यान में रखें और सत्य आधारित घटना को लिखें। ये आप अपने भाषा में समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही उत्तर लिखो, मैं इसीलिए तो बताता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, अभी 2 बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप टाइम लॉस करते हैं, आपसे अच्छा है कि हम खुद पढ़ेंगे या दूसरे चैनल से पढ़ेंगे। तो एमपी बोर्ड में और जाओ ना, जहाँ की पेपर मिलता है वहाँ टाइम लॉस करो। अब आप ही बताना बच्चों जो पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे चैनल में भी 1000 बच्चा भी पढ़ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनसे बिल्कुल नफरत करता हूँ भाई साहब, चाहे वो 50 लाख व्यक्ति हो जो कि गलत डायरेक्शन पर जाते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है, पढ़ने वालों से मैं प्रेम करता हूँ और इसीलिए इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, चलिए पत्रकारिता लेखन क्या है? पत्रकारिता लेखन का मतलब होता है कि किसी भी एक पत्र लेखन के माध्यम से लोगों तक सूचना को पहुंचाना। समाचार माध्यमों से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम पत्रकारिता लेखन कहते हैं। पत्रकारिता लेखन की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जो भी चाहे आप इंटरनेट लेखन की बात करो चाहे पत्रकारिता लेखन की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे। ठीक है, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, ये आपका पूछा गया था। फीचर किससे कैसे लिखे? चलो ये काम का नहीं है क्वेश्चन। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? संपादकीय लेखन क्या है, इसे आप थोड़ा सा देख लो। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय देता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने लेख प्रस्तुत करते हैं, इसे संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय लेखन का तात्पर्य यह है कि समाचार पत्र पर विभिन्न घटनाओं का लेखन, अपनी राय प्रस्तुत करना सबसे ज्यादा होता है, अपनी राय। संपादकीय लेखन के अंतर्गत लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं कि कहीं पे मान लीजिए अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कुछ व्यक्ति इसके लिए फायदा बताएंगे तो कुछ व्यक्ति इसके लिए घाटा भी बताएंगे, कुछ व्यक्ति इसके लिए राजनीतिक मुद्दा बताएंगे। तो इसे आप लोग देखोगे अभिव्यक्ति के माध्यम से, अभिव्यक्ति मतलब खुद बोलने की स्वतंत्रता। वैसा भी अभिव्यक्ति ना करो कि दूसरे के, है ना, दूसरों को ठेस पहुंचे, उसको कहीं ना कहीं आहत हो, ऐसा नहीं। मतलब उस मुद्दे पर अपनी विचार रखना ही संपादकीय लेखन कहलाता है। ठीक है, स्तंभ लेखन क्या है बच्चों? स्तंभ लेखन देखो, स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान वाले होते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने को जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने और उनमें विचार व्यक्त करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर यह है कि किसी भी घटना को विचार करके जो लिखा जाता है वो आपका स्तंभ लेखन होता है, वो भी आपके संपादक महोदय के द्वारा ही लिखा जाता है। संपादक के नाम, पत्र के नाम, ये काम का नहीं है बच्चों। एक सफल साक्षात्कार कौन होता है, ये महत्वपूर्ण है कि एक सफल साक्षात्कार के गुण कौन है? 2 व्यक्तियों के मध्य संबंध अच्छा बना सके। मतलब भाई आप किसी से बातचीत करोगे तभी तो एक संपादक का काम करोगे। ठीक है, साक्षात्कारकर्ता, एक दूसरे के संपर्क स्थापित करने का साधन उसके पास हो। साक्षात्कार से संबंधित दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में जानकारी होना चाहिए। देखो ना क्या बोला है, एक सफल साक्षात्कार 2 व्यक्ति के बीच संबंध दर्शा पाए, है ना, संबंध स्थापित कर पाए, संपर्क स्थापित करने का साधन हो उसके पास। साक्षात्कार के संबंधित दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में जानकारी होनी चाहिए। मतलब 2 व्यक्ति जिसके बीच एक संबंध होता है तो साक्षात्कार का मतलब मुख्य रूप से ये होता है कि
खुद को प्रमाणित करना, खुद को बताना। बाकी बच्चों अगला जो है विशेष लेखन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ पर मतलब अपना विशेष महत्व दें किसी घटना पर, जैसे मान लीजिए खेल हो गया, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन, इन क्षेत्रों पर घटनाओं पर जो समस्या है इस पर लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। मतलब विशेष घटनाओं का लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? बीट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। बीट रिपोर्टिंग, यहां पर देखिए एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी रहती हैं, वहीं पर विशेषीकृत रिपोर्टर को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं के मुद्दों के बारे में करना पड़ता है। मतलब यहां पर यदि मैं आपको शाब्दिक रूप से समझाऊं तो बीट रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है किसी भी चीज को शॉर्टकट में सूक्ष्म रूप से तथ्य को बताना, लेकिन वहीं पर उससे संबंधित और ज्यादा तथ्यों को जोड़ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे खेल हो रहा है तो खिलाड़ियों से, वहां पे जो व्यक्ति है उनसे आप बात कर लिए, लेकिन जब विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है कि खिलाड़ी, संयोजक, वहां पे दर्शक, ये कब कराए जाने की संभावना थी, कहां से बात उठी, संपूर्ण जानकारी यदि आएगी तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है बच्चों, बाकी खत्म कहानी, और इधर कोई मतलब का नहीं है। कुल मिलाकर जो मैं समझाया हूं इसे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा, उसे मैं शेयर कर दूंगा बच्चों। आप निश्चिंत रहें, जो भी मटेरियल है मैं शेयर करता रहता हूं, आप लोग भी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।